Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. नमस्कार, आपका स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है यदि आप मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक जो व्यवस्था है जो कि एमपी गवर्नमेंट के शासकीय विद्यालयों के लिए है उससे संबंधित है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आप यदि रजिस्टर्ड कैंडिडेट है या आप रजिस्ट्रेशन का वेट कर रहे थे तो आपको पता ही होगा कि रजिस्ट्रेशन जो है फॉर द सेशन 26-27 यानी सत्र 2026-27 के लिए जो नवीन पंजीकरण है उसके लिए अभी पोर्टल जो है वो ओपन है। ठीक है, तो उससे संबंधित बात करेंगे, लेकिन जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है आपको पूरी तरह जो पंजीकरण प्रक्रिया है उससे अवेयर कराना। इसके अलावा जो भी डाउट्स आपको आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नंबर 1 जो कि एक मेजर कंफ्यूजन है कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो वर्क नहीं कर रहा है, यदि अब तो उसको कैसे चेंज कराया जा सकता है अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो। पॉइंट नंबर 2, अगर आप रजिस्टर कर रहे थे, अभी नया रजिस्ट्रेशन कर रहे थे और कोई गलती हो गई तो उसको फिर कैसे सुधारा जाए। ठीक है, क्योंकि एक बार गलत कोई जानकारी दर्ज हो गई तो फिर उसको एक बार आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाती है तो उसके बाद चेंज कराना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही सभी संबंधित जो डाउट्स हैं उनके उत्तर आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। ऐसे सभी अभ्यर्थी जो जिनके पास बीएड है, जिन्होंने टीईटी का एग्जामिनेशन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट चाहे वो सेंट्रल स्तर का हो या राज्य स्तर का हो, यानी यदि आपने एमपी टेट का एग्जाम क्लियर किया है या सी टेट का एग्जाम आपने क्लियर किया है, आपके पास बीएड है और बीएड कंप्लीट होना चाहिए। आपका बीएड अगर कंप्लीट नहीं है तो आप अप्लाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं आपको बताऊंगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, क्योंकि ये बात मेंशन की गई है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपका 10th मार्कशीट, 12th, यूजी, पीजी अगर आपके पास पीजी है तो, एंड उसके साथ साथ बीएड, यदि आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डीएड आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, एंड अगर आपने पात्रता परीक्षा क्लियर की है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, प्लीज उससे संबंधित जानकारी भी जरूर अपडेट करें क्योंकि वो मेरिट में आपका जो स्कोर है उसको अच्छा करने में मदद करेगी। ठीक है, ऑलराइट। अब देख लीजिए, यदि आपको आप इस व्यवस्था से अनभिज्ञ हैं, अगर आपको इस व्यवस्था के बारे में कुछ भी पता नहीं, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए। और वो छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि एमपी गवर्नमेंट के अंडर आने वाले जो भी विद्यालय है, ये विश्वविद्यालय के लिए नहीं, कॉलेजेस के लिए, दिस इज ओनली फॉर स्कूल्स। ठीक है, तो जो भी स्कूल्स हैं उनमें जो परमानेंट पोस्ट रिक्त रहती हैं, वैकेंट रहती हैं, उनकी जगह पे गेस्ट फैकल्टी जो अतिथि शिक्षक व्यवस्था है वो की जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आप कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये एक गवर्नमेंट प्रोसीजर है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको पंजीकृत होना पड़ता है और वो पंजीकरण आप पूरे साल भर नहीं कर सकते। ठीक है, वो कुछ समय के लिए ओपन होता है और अभी वो ओपन है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं यदि आप नवीन आवेदक हैं तो आपको पंजीकरण कैसे करना है। ठीक है, देखिए पंजीकरण करने के लिए आपको क्या करना है, आपको समग्र ई केवाईसी कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको ये अतिथि शिक्षक लॉगिन में नहीं जाना, नो योर आईडी में नहीं जाना, आपको समग्र ई केवाईसी में जाना है। ठीक है, जैसे ही आप इस समग्र ई केवाईसी में जाएंगे, ये आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको सेम आपको पोर्टल क्या ओपन करना है, gfms.educationportal.3.in। ठीक है, और वहां पर आप जैसे ही जाएंगे आपको समग्र ई केवाईसी में क्लिक करना है जो कि आपको इस पेज तक लेकर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे आपको अपनी समग्र आईडी डालनी है। इस बात का ध्यान रखिए, परिवार आईडी नहीं डालनी है, आपको अपनी समग्र आईडी डालनी है। जैसे ही आप इसमें समग्र आईडी डालेंगे और समग्र ई केवाईसी पे क्लिक करेंगे, आपके वेरीफाइड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ठीक है, उस ओटीपी को आप जैसे ही एंटर करेंगे वो आपको एक क्रेडेंशियल पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपको अपनी पूरी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी और पूरी डिटेल्स को आप एक बार फिल कर देंगे वहां पर, तो आपका एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जब वो क्रिएट, सभी जानकारी को आप प्लीज ध्यानपूर्वक भरेंगे। ठीक है, जैसे ही वो क्रिएट हो जाता है आपका ये समग्र ई केवाईसी, इसका मतलब है कि पूर्ण हो चुका, पूरा हो गया। ठीक है, फिर आपको कहाँ जाना है, गो टू लॉगिन। ठीक है, आप जैसे ही लॉगिन पर जाएंगे तो लॉगिन पर आप अपनी जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल है उसमें इस पेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप यूजर नेम अपना जो भी है वो एंटर कर दीजिए, उसके बाद अपना पासवर्ड एंटर कर दीजिए, कैप्चा एंटर करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आप समझ गए, आपको सबसे पहले समग्र ई केवाईसी पोर्टल पर जाना है, वहां पर समग्र ई केवाईसी करना है और उसके बाद आप अपनी, आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उस यूजर आईडी और पासवर्ड को आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। आपको आशा है ये चीज अच्छे से समझ में आ गई, अगर नहीं आई है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं फॉरगॉट पासवर्ड के माध्यम से। ओके, तो हमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद अब हम और एक मेजर विषय पे चर्चा कर लेते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने हायर सेकेंडरी में कला संकाय यानी आर्ट्स में अगर आप
भूगोल विषय है, अगर आपका ज्योग्राफी है, तो आपको अपने पंजीयन में जब आप योग्यता दर्ज करेंगे अपनी, तो आपको आर्ट विद ज्योग्राफी करके अपडेट करना है। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है, आर्ट विद ज्योग्राफी। और ऐसे लोग जिनका हायर सेकेंडरी में भूगोल विषय नहीं था, तो आपको योग्यता दर्ज करते समय सिर्फ आर्ट विकल्प का चयन करना है, ठीक है। ये बात समझ गए हम, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्देश था यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, आपको आदेश क्रमांक 548 549 ओपन करना है, ठीक है। इसको आप स्वयं भी एक बार पढ़कर देख सकते हैं। वैसे मैंने क्या किया है कि जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है ना, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में मैंने उन्हें हाईलाइट कर दिया है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिन पर ध्यान देना है, ठीक है। आप चाहें तो इसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी इस पीडीएफ को देख सकते हैं, और मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले समय सीमा, जिससे आप अवगत होंगे ही, लेकिन मैं एक बार फिर जल्दी से उसे रिएट्रेट कर देती हूँ ताकि आपको अवेयरनेस रहे, ठीक है। तो यदि आप एक नवीन आवेदक है, न्यू रजिस्ट्रेशन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो आपको ई-केवाईसी और अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता का मतलब है आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, तथा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण एवं अन्य जानकारी दर्ज कर संबंधित दस्तावेज अपलोड करना, ये जो आप कर सकते हैं, ये आप 2 मई से लेकर 11 मई तक कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि आपको संकुल प्राचार्य के द्वारा वेरिफिकेशन यानी सत्यापन भी कराना होगा। समझ गए हम? ओके तो सबसे पहले 2 मई से 11 मई तक आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और 4 मई से 11 मई के बीच, 2 मई से 11 मई तक आप रजिस्टर कर सकते हैं, और 4 मई से 11 मई के बीच आप वेरिफिकेशन भी आपको कराना है। ऐसा मत सोचिएगा कि आपको अलग से समय मिलेगा, ठीक है। आपको वेरिफिकेशन भी 4 मई से 11 मई के बीच कराना है, ये बात आप ध्यान रख लें। ये नवीन पंजीकरण से संबंधित है, न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन जिनका है या जिनका भी नवीन पंजीकरण है, ये उनके लिए है, ठीक है। लेकिन यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो फिर क्या करना है भाई? तो यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आपको अपने प्रोफाइल, मान लीजिए कि आपने अभी सीटेट का एग्जाम क्लियर कर लिया है, या टेट टीईटी का एग्जाम क्लियर कर लिया है, या कोई और अनुभव आपको ऐड करना है, क्योंकि वो आपकी मेरिट में सुधार लाएगा, ठीक है। तो आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है अगर, ठीक है, तो आप कब से कब तक कर सकते हैं? 12 मई से 22 मई तक, ठीक है। यहाँ ध्यान से समझ लीजिए। और फिर क्योंकि आप अपडेट करेंगे तो आपको पुनः सत्यापन कराना पड़ेगा, तो आप 12 से 22 के बीच में संकुल प्राचार्य के द्वारा सत्यापन करा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि यदि पोर्टल 2.0, जो एजुकेशन पोर्टल 2.0 है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पोर्टल 2.0 पे यदि आपकी एक से अधिक यूजर आईडी है, ठीक है, और उसमें अनुभव प्रमाण पत्र है, तो आप पोर्टल 3.0 पर मर्ज का रिक्वेस्ट कर सकते हैं 12 मई से 22 मई तक। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको उसका वेरिफिकेशन जिले में या संचालनालय में कराना होगा, ये भी ध्यान दीजिए, 12 मई से 22 मई के बीच में, ठीक है। अब ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन आ रहा है ना। पंजीयन में दर्ज मोबाइल नंबर बंद हो जाने की स्थिति में आप मोबाइल नंबर कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन कर सकता है, यहाँ पे देख लीजिए, सिर्फ बीईओ और डीओ, देखिए जो आप कर सकते हैं यहाँ पे आवेदक द्वारा लिखा हुआ है ना, लेकिन ये आप नहीं कर सकते हैं, ये बीईओ डीओ के माध्यम से होगा, आपको उनको आवेदन देना पड़ेगा, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन ये भी 12 मई से 22 मई तक के बीच आप कर सकते हैं, ठीक है। आशा है ये चीज एकदम क्लियर हो गई है ना। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। हर एक इंस्ट्रक्शन को मैं इतना समय देके आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि इस वीडियो को देखकर आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाए। यदि आप पहली बार भी इस प्रक्रिया से संबंधित है तो भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यदि आपने शिक्षक पोर्टल 3.0 यानी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो आपका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा और आप उस प्रक्रिया में भाग भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। 2026-27 सत्र की जो प्रक्रिया होगी उसका आप हिस्सा नहीं बन पाएंगे अगर डॉक्यूमेंट अपलोड तो आपने किए बट वेरीफाई नहीं कराए तो, ठीक है। इसके बाद जो वेरिफिकेशन है वो संकुल प्राचार्य के द्वारा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि संकुल प्राचार्य आवेदक की अपूर्ण प्रशिक्षण योग्यता, अपूर्ण प्रशिक्षण योग्यता क्या है यहाँ पे, कि मान लीजिए आपने बीएड का सिर्फ 1 वर्ष पूर्ण किया है और आपका सत्यापन हो जाता है, तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं ही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ आपने जो अपनी यूजी की हुई है या पीजी किया हुआ है, बीएड है, वो मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक है। ऑलराइट। और यहाँ पे देखिए, पंजीयन में दर्ज योग्यता की जानकारी से संबंधित दस्तावेज आवेदक के पास उपलब्ध नहीं होने पर, अगर आपके पास संबंधित दस्तावेज नहीं है तो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, वो आपका सत्यापन नहीं किया जाएगा,
ठीक है। और इसके अलावा बिना मूल दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही नहीं की जाएगी। आप ऐसा मत कीजिए कि आप वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं और आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, अब यहाँ पर आपकी जो शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता है वो मान्यता प्राप्त संस्थान से ही होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए, ये बात हमें समझ में आ गई। अब कुछ तो बीएड अगर आपका कंप्लीट है तो ही अप्लाई कीजिए, मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बता दी, gfms.educationportal3.in, यहाँ पर आपको ई केवाईसी करनी है अगर आप नवीन पंजीकरण करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। और इसके साथ साथ जो पूर्व से पंजीकृत समस्त आवेदक हैं उन्हें अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, संकुल प्राचार्य से सत्यापन कार्य करवाना है। और अगर आप नहीं कराएंगे तो 2026-27 से तो आपका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा, ये यहाँ पे लिख दिया गया है साफ तौर पर। तो इस बात को ध्यान दीजिए अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो, ठीक है। अब देखिए, जो नवीन पंजीयन है यानी न्यू रजिस्ट्रेशन है, आपके लिए पॉइंट नंबर 1.3 1.3 से लेके 1.7 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपको अपना समग्र आईडी डालना होगा, समग्र आईडी के पोर्टल पे ई केवाईसी होगी आपकी, ठीक है। और उसके बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा, मैंने ये प्रक्रिया आपको स्पष्ट कर दी। ओटीपी से वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और आवेदकों को स्वयं की समग्र आईडी से ही ई केवाईसी करनी है, ऐसा नहीं है कि आप अपने परिवार आईडी से करें, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझिए, आवेदक पोर्टल 2.0 पर पूर्व पंजीयन की जानकारी एवं समग्र आईडी में दर्ज जानकारी का सावधानी पूर्वक मिलान करने के उपरांत ही जानकारी को वेरीफाई करें। यहाँ पे देखिए, आप जो डेटा आपने ऐड किया है वो आपकी समग्र आईडी के डेटा से मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो भी प्रॉब्लमेटिक है वो, ठीक है। अब इसके बाद आवेदक की सामान्य पंजीयन एवं समग्र की जानकारी जब सत्यापित हो जाएगी, उसके बाद न्यू आईडी जनरेट होगी और उस आईडी और पासवर्ड के द्वारा आप लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे आपने लॉगिन कर लिया, ठीक है, तो आपको अपनी प्रोफाइल पे अपनी शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस तथा आपने जो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए 2018 तक, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझिए, 2018 के पहले की यहाँ पे बात नहीं करें। नवीन आवेदक अपने प्रोफाइल में शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता तथा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या यदि आपने उत्तीर्ण की है या उसके उपरांत उत्तीर्ण की है तो ही आप जानकारी दर्ज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से ध्यान से समझ लीजिए कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने यूजी किया है या पीजी किया है या बीएड किया है, उसकी भी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है, ठीक है। इसके बाद समस्त आवेदक जिले, ब्लॉक एवं संकुल की पैनल मेरिट सूची में सम्मिलित होने के लिए जिले, ब्लॉक एवं संकुल का चयन करेंगे। जिस जिले में आप अप्लाई करें उसको आपको ध्यान से चूज कर लेना है, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए, ये हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक मेजर यहाँ पे चीज जो है वो भी हम देख लेते हैं कि आपकी जो जानकारी है आपने उसको दर्ज कर दिया, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिल कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद मतलब डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने अपलोड कर दिए। जब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, उसके बाद आप ओटीपी के माध्यम से प्रोफाइल को लॉक करेंगे। आपने अपनी पूरी अनुभव जो है वो ऐड कर दिया, डॉक्यूमेंट्स ऐड कर दिए, ठीक है। समस्त प्रविष्टि पूर्ण होने के उपरांत ही प्रोफाइल लॉक कीजिए, ये ध्यान से समझ लीजिए। आपने एक बार सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, ओटीपी के माध्यम से आप प्रोफाइल लॉक करेंगे, लेकिन प्लीज जब आप सब अच्छे से फिल कर लें उसके बाद ही प्रोफाइल लॉक कीजिए, नहीं तो प्रोफाइल फिर अनलॉक नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद जो लॉक प्रोफाइल है उसका आपको प्रिंट निकाल के उसको वेरीफाई कराना है संकुल प्राचार्य के द्वारा, ठीक है, मूल दस्तावेजों के साथ, ठीक है। और यहाँ पे फिर से एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि मानिए आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद आपके पास एक एडेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आया और आप उसको दर्ज करना है, ठीक है। तो फिर आपको अपनी प्रोफाइल को ओटीपी यहाँ पे लिखा है कि संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक के सत्यापन वेरिफिकेशन के उपरांत यदि आपको कोई निर्धारित समय सीमा यानी 11 मई तक कोई और अपडेट करना है तो ओटीपी के माध्यम से आप अपनी प्रोफाइल अनलॉक होगी आपकी, ठीक है। लेकिन ये कार्रवाई अपडेशन के लिए पोर्टल की अंतिम दिनांक तक ही कर सकेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अनलॉक कर लिया फिर आप कभी तक भी कर सकते हैं, 11 मई जो डेट दी गई है तब तक ही कर पाएंगे। और अगर यदि आपने एक बार वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद आपने फिर से प्रोफाइल को अनलॉक कर लिया, ठीक है, और फिर वेरीफाई करा के लॉक नहीं कराया तो आपका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा।
दूसरी बात, यदि आपकी प्रोफाइल में जो जानकारी दर्ज है वो अलग आती है आपके समग्र आईडी से या डॉक्यूमेंट से, ठीक है, तो आपकी जो आईडी, जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी प्रोफाइल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और सीधे स्वतः ही आपकी जो प्रोफाइल है वो अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो भी संशोधन करना चाहते हैं उसको अंतिम तिथि 11 तक करके पुनः सत्यापन करा लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो गलत अपलोड हो गए हैं तो आप उसको सही करके लास्ट डेट तक करा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें। अब इसके बाद संकुल प्राचार्य द्वारा की जाने वाली कार्रवाई है, तो ये हमारे लिए उतनी अभी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से ये 3.5 को आप ध्यान से समझिए कि ये देखने में आया है कि बीएड या पीजी के प्रथम सेमेस्टर के आधार पर जो है वो वेरिफिकेशन कभी कभी हो जाता है और स्कोर कार्ड गलत बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि समस्त सेमेस्टर की अंक सूची वो देखेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में है तो वेरिफिकेशन हो जाएगा, वो नहीं होगा, ठीक है। बीएड है कंप्लीट है तो ही अप्लाई कीजिए, डीएड है कंप्लीट है तो ही अप्लाई कीजिए, पीजी का भी सेम केस है, अगर नहीं है तो सिर्फ यूजी डाल दीजिए अभी, ठीक है। आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य ओटीपी के माध्यम से होगा, जो संकुल प्राचार्य के पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। आवेदन एवं दस्तावेजों की जानकारी में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं पाई जानी चाहिए, ये बात आप समझे, क्योंकि अगर पाई जाएगी तो यहाँ पे लिखा है कि संकुल प्राचार्य आवेदन को रिजेक्ट कर देंगे, है ना। चलिए, अब यहाँ पर बात आती है मोबाइल नंबर से संबंधित, कि अब जो मोबाइल नंबर वो बंद हो गया है, जो पूर्व में रजिस्टर्ड है, तो क्या करें। तो इसे जिला विकासखंड शिक्षा अधिकारी करेंगे, या तो जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे, ओके, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, या तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर विकासखंड शिक्षा अधिकारी करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपकी अगर आप ऑलरेडी पंजीकृत हैं और आपका मोबाइल नंबर बंद हो जाता है, ठीक है, तो जो डीओ या बीओ हैं वो ही चेंज कर सकेंगे। अब वो कैसे चेंज करेंगे, आपको उनको एप्लीकेशन देना होगा, ठीक है। आपको एप्लीकेशन उनको देना होगा कि आपका जो पूर्व में पंजीकृत मोबाइल नंबर है वो उसके साथ आपका 10th क्लास की मार्कशीट, ठीक है, वो मिलान करेंगे, अगर सही पाएंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो परिवर्तित करने की कार्यवाही कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण हो रही हो, आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। यदि फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली वो एड्रेस करने की कोशिश करूंगी। यदि बीएड के साथ साथ आपने नेट भी क्लियर किया हुआ है, आपके पास सीएसआईआर नेट, आईसीआर नेट, या आपके पास एमपी सेट भी आपने क्लियर किया हुआ है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी अगर आप वैकेंसीज देख रहे हैं तो उससे संबंधित अपडेट भी आपको प्रोपीसीएस चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही यदि आप एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें स्पेसिफिकली बॉटनी विषय के लिए, उससे संबंधित कंटेंट भी आपको हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया जो भी परमानेंट प्रोफेसर वैकेंसीज, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर वैकेंसीज, यूजी बेस्ड वैकेंसीज, पीजी बेस्ड वैकेंसीज जो आती हैं उनके अपडेट्स हम चैनल के माध्यम से आपको देने का पूरा प्रयास करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप वैकेंसीज की तलाश में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। किसी भी अन्य डाउट्स हैं अगर आपको तो आप प्लीज कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, और यदि आप किसी और विषय में चाहते हैं इसी प्रक्रिया से संबंधित कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट्स के माध्यम से बताइए, मैं उस पर जल्द से जल्द एक वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि हमने सारी चीजों को डिटेल में कवर करने की कोशिश की। आशा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। नमस्कार।